हेलो गाइस, मैं आपका शिवराम तिवारी शिवराम साइंस क्लास 10 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 10 चैप्टर 1 फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में फुल चैप्टर आज मैं क्लियर करा दूंगा आप लोगों का। और मैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं अंशाल में भी देखा हूँ कई बार कि परावर्तन आता है, तो इसलिए मैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब ना करे हो तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में छपे हुए बेल आइकन को दबा दें। ठीक, मैं आपको प्रकाश बताने जा रहा हूँ। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है तथा वस्तु पर पड़कर अपवर्तित प्रकाश किरण वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। बच्चों, अगर हम कहें कि किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में आपको जाना हो तो कैसे जाएंगे? आपको टॉर्च या बल्ब की आवश्यकता होती है। ठीक, तो टॉर्च बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक, इसी प्रकार हम कहते हैं कि अगर प्रकाश न होता तो हमें कोई वस्तु दिखाई न देती। ठीक, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रकाश का कितना महत्व होता है। तो प्रकाश का परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश कहलाती है। ठीक है। ठीक, तो अब इसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के बाद प्रकाश के किन वर्गों में बांटा गया है? तो प्रकाश को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला है दीप्त वस्तु, दूसरा है अदीप्त वस्तु, दूसरा है अदीप्त वस्तु। ठीक, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का स्वयं उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो प्रकाश का स्वयं उत्पन्न न करके किसी दूसरों के सहारे से होती हैं, प्रकाश का उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा और बल्ब आदि। ठीक, और इसके बाद मैं प्रकाश के गुण बताऊंगा। प्रकाश के गुण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गुण वैसे कई प्रकार के होते हैं। मैं प्रकाश के 2-4 गुण बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में आते हैं। दोस्तों, मैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा चैप्टर क्लियर कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा। यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परावर्तन के ही आते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा प्रकाश के गुण। तो इसके गुण, पहला गुण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक। तीसरी है ये एक माध्यम से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश किरण क्या है। आप लोग प्रकाश किरण जानते हैं या नहीं जानते हैं? मैं आज आपको प्रकाश किरण बहुत सरल माध्यम में बताऊंगा। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शक माध्यम से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। किसी परिभाषा लिखना है, लिख लीजिए। किसी पारदर्शक माध्यम से निकलने वाली एक सूक्ष्म किरण जिसके पथ सीधा होता है, इसी पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। बच्चों, आपके भाषा में बता रहा हूँ, आपके भाषा में प्रकाश की किरण को मैं समझा रहा हूँ। ठीक। कोई यह पारदर्शक माध्यम है। ठीक दोस्तों, यह पारदर्शक माध्यम है। यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी, ना कि तिरछा। ऐसे गमन करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर भी जा सकती है लेकिन सीधी जाएगी। ठीक दोस्तों। अब मैं इसके बाद में आपको पारभाषक, पारदर्शक के बारे में बताऊंगा। तो पहले आता है पारदर्शक। पारदर्शक किसे कहते हैं? पारदर्शक। दूसरा है पारभाषक, तीसरा है अपारदर्शक, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा। देखो, पारदर्शक किसे कहते हैं? पारदर्शक एक ऐसा माध्यम है जिन माध्यमों में प्रकाश का पूर्ण भाग आर पार हो जाता है, उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा है पारभाषक, जिन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार हो पाता है, उस माध्यम को पारभाषक माध्यम
कहते हैं। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक भाग भी आर पार नहीं हो पाता है, बल्कि एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता है, उस माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को डिफिनेशन लिखना होगा, तो आप मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ कि पारदर्शक किसे कहते हैं, पारभाषक किसे कहते हैं, अपारदर्शक किसे कहते हैं। पारभाषक जिन माध्यमों में प्रकाश का पूर्ण आंशिक भाग आर पार हो जाता है, प्रकाश के इस माध्यम को पारभाषक कहते हैं। तथा जिन माध्यम में प्रकाश का आंशिक रूप ही आर पार हो पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। तथा जिन माध्यम में प्रकाश का आंशिक भाग भी आर पार नहीं हो पाता है, वह माध्यम अपारदर्शक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगी कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज की परिभाषा आपको मैं लिखा दे रहा हूं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का पुंज कहते हैं। ठीक, प्रकाश के किरणों के समूह को, जैसे कोई माध्यम है, ऐसे है, ऐसे है। अभी किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। ठीक, तो यह प्रकाश का पुंज है। ठीक, मैं आप इसको मिटा दे रहा हूं। प्रकाश पुंज की परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिए। इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं किसी माध्यम में किसी एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हैं, प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस माध्यम को प्रकाश का अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, इससे कहते हैं कि ऐसा एक पुंज है, इसको ऐसे ऐसे प्रकाश है, ऐसे है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकाश पुंज को प्रकाश पुंज जो, हाँ दोस्तों, तो ये गलत हो गया था, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। मतलब प्रकाश की जैसे कोई बिंदु है, उस पर प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हैं, जैसे ऐसे सॉरी आती हुई प्रतीत होती है ना, तो ऐसे होती हैं, तो यहाँ पर एकत्रित होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज है। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इससे इस तरह से एक बिंदु लेते हैं और इस पर बिंदु जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार का दृश्य अपसारी प्रकाश पुंज में होता है। इस तरह का दृश्य आपको अपसारी प्रकाश पुंज में होता है। ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज की क्या परिभाषा है बताएंगे लोगों दोस्तों। तो अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं किसी सूक्ष्म बिंदु पर प्रकाश की समस्त किरणें एकत्रित होती हुई दिखाई देती हैं,
तो उस बिंदु पर एकत्रित होती हुई किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं तथा अपसारी प्रकाश पुंज दिन सूक्ष्म बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तथा तीसरा पुंज आपका समांतर प्रकाश पुंज है। तो समांतर प्रकाश पुंज को मैं बताने जा रहा हूं, उसको इरेज कर देते हैं। तीसरा समांतर पुंज, तीसरा है प्रकाश पुंज का तीसरा जो है वो समांतर प्रकाश पुंज। क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश का पुंज किसे कहते हैं? इस माध्यम में प्रकाश एक दूसरे के समान चलती है, जिस माध्यम को प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस माध्यम में ऐसा आपको चित्र दिखेगा, ऐसे प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक ऐसे ऐसे चलेंगी सामने सामने। ये है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या है? समांतर प्रकाश पुंज है, ठीक। अब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों, समांतर प्रकाश पुंज के बाद में आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो आपको सारी डिटेल्स मैं देता रहूंगा दोस्तों। और इसके हाँ दोस्तों, तो ये कुछ गलत हो गया है, समांतर पे जो मात्रा चढ़ गया था ये नहीं होगा, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद मैं प्रकाश का परावर्तन बताने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेन पॉइंट अब आया है। ये दोस्तों बोर्ड में आता नहीं है, जो यूपी बोर्ड होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता है पेपर में। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि तुरंत याद हो जाएगा आपको। प्रकाश का परावर्तन समझने में कोई ही कठिनाई नहीं है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब किसी माध्यम में प्रकाश आपतित होती है, जब किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है, तो उस पृष्ठ से, चिकने पृष्ठ से परावर्तन होने के पश्चात, आपतित होने के बाद वह तुरंत परावर्तन हो जाता है, ठीक दोस्तों। मैं आपको जैसे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये समतल पृष्ठ है आपका, ये समतल पृष्ठ है, ये आपतित हुई किरण है, ये आपतित किरण है, ये यहाँ पर आपतन बिंदु है, ये यहाँ पर ये आपतन बिंदु है। ये समतल पृष्ठ है, इस पर ऐसे ऐसे कलई कर दिया जाता है पराऑक्साइड का। ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, ठीक दोस्तों। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ठीक दोस्तों। अब ये यहाँ पढ़ने के पश्चात ये तुरंत परावर्तन हो जाती है, तो ये परावर्तित किरण है, ठीक दोस्तों। अब इसके बीच में एक अभिलंब आता है, ये दोस्तों अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, ठीक दोस्तों। ये पराऑक्साइड का परत है, ऑक्साइड का परत, ठीक दोस्तों।
तो हम इस डायग्राम से परावर्तन का परिभाषा निकाल सकते हैं। किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश का आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर गिरने के पश्चात तुरंत परावर्तन हो जाती है, तुरंत उसी माध्यम में लौट जाती है। इस तरह से तुरंत उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर बोर्ड में आ जाए कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगर आ जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अवलंब की बाईं ओर की किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा अवलंब के दाईं ओर किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण कौन है, तो अपवर्तन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है, तो ये आपका आई है, ये आपका आर है। आई आपतन कोण होता है तथा आर परावर्तन कोण होता है। ठीक दोस्तों, आप इसको ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। ठीक दोस्तों, हमें लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा परावर्तन के प्रकार। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके बाद मैं परावर्तन के नियम को बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप ये चित्र डायग्राम बना लेंगे, अगर बोर्ड में आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अगर आप ऐसे डायग्राम बना देंगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा और आपको ये चित्र के साथ आपको दर्शाना पड़ेगा ये कौन सा क्या है। ठीक दोस्तों, इसके बाद मैं परावर्तन के नियम बताने जा रहा हूँ। परावर्तन के नियम से पहले मैं आपको परावर्तन के प्रकार बता दूं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम। सॉरी दोस्तों, ये प्रकाश, चलो इसको मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा। इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के मतलब प्रकार। तो प्रकाश परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। ठीक दोस्तों, मैं आपको नियमित परावर्तन बताता हूँ। नियमित परावर्तन में होता है जब प्रकाश की किरणें किसी समतल युक्त चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में एक दूसरे किरण के समांतर परावर्तित होती हैं। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। यह समतल और चिकने युक्त सतह पर होता है। इसके उदाहरण के लिए मैं डायग्राम बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा समतल पृष्ठ है ऐसा, तो इस पर ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी और इसके समांतर ऐसे जाएंगी। ठीक दोस्तों, ये नियमित परावर्तन है। और अनियमित परावर्तन में होता है किसी खुरदरे युक्त समतल पृष्ठ पर प्रकाश का आपतित किरण होने के पश्चात उसी माध्यम में एक दूसरे के समांतर न जा करके एक दूसरे के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर परावर्तन होता है। इसलिए इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो इस पर प्रकाश की किरणें आने के पश्चात ये इधर चली जाती हैं, ये इधर चली जाती हैं, ये इधर चली जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के उदाहरण हैं। नियमित परावर्तन के उदाहरण
आपको किसी चिकने सतह पर, जैसे आप किसी झांकी वाकी में जो दर्पण का युक्त होता है वह होता है, और इसीलिए खुरदरे ही कागज पर जो पेपर न्यूज़पेपर होता है इसीलिए छापा जाता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन सही प्रकार से न हो करके तब सरलता पूर्वक न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। ठीक दोस्तों, मैं इसके बाद आपको परावर्तन के नियम बताने जा रहा हूं, जो पहले हेडिंग कर चुके थे। मैंने सोचा इस नियम जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दूं, तो इसको डायरेक्ट कहने के बाद मैं आपको डायरेक्टली परावर्तन के नियम बताऊंगा। परावर्तन नियम के बाद जो टॉपिक होगी उसको बताऊंगा। परावर्तन नियम के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, पहला नियम होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक दोस्तों, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। ठीक दोस्तों, ये परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन के नियम के बाद तो कोण I बराबर कोण R हो गया। और इसके बाद मैं बताऊंगा पार्श्व उत्क्रमणीयता। ठीक दोस्तों, प्रकाश उत्क्रमणीयता वैसे आती नहीं है कीबोर्ड में, तो मैं ऐसे डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूं। अगर परावर्तन के पश्चात यदि ये समतल पृष्ठ है, यदि परावर्तन के पश्चात, ठीक दोस्तों, यदि परावर्तन के पश्चात आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेते हैं। इस आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेते हैं तो यह परावर्तित किरण मान लेते हैं तो यह आपतित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण को परावर्तित किरण की तरह मान लेते हैं तो आपतित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि
आपतित किरण जो है आपतित किरण की तरह व्यवहार, सॉरी ये गलत लिखे, आपतित किरण की तरह नहीं व्यवहार करेगा, परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगा। परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करते हैं, इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दर्पण, प्रतिबिंब और पार्श्व उत्क्रमण। ठीक दोस्तों, मैं इसको यूज कर रहा हूं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश किसी वस्तु से चल करके परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैं प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देता हूं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चल करके परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। अब मैं आपको आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, किसी वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रकाश का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है तथा दूसरा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है प्रकाश किसी वस्तु से चल करके परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब यूपी बोर्ड में अनुसार में मैंने कई बार देखा है, ये क्वेश्चन आता है और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आता है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जब
प्रकाश किसी वस्तु से चल करके किसी एक माध्यम पर मतलब किसी एक बिंदु पर वास्तविक रूप से दिखाई मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस माध्यम को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तथा आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई नहीं प्रतीत होती हैं, इस घटना को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद मैं आपको दर्पण बताऊंगा और पार्श्व उत्क्रमण बताऊंगा। पार्श्व उत्क्रमण के बाद ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक दोस्तों, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब ना करे हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आपको दर्पण लेता हूँ। दूसरा टॉपिक है दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? चलो दोस्तों दर्पण बताते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसी पारदर्शी माध्यम पर अगर ये कोई पारदर्शी माध्यम है, इसके एक माध्यम में चांदी के कलई कर दें तथा दूसरे माध्यम से प्रकाश को डालें तो प्रकाश का परावर्तन होगा। डायरेक्टली प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगी। इसी यंत्र को दर्पण कहते हैं। सीधा कंसेप्ट क्लियर करो कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पारदर्शी वस्तु के एक तल पर चांदी का कलई कर दें, दूसरे तल पर प्रकाश को आपतित कराएंगे तो प्रकाश का परावर्तन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी घटना को इसी यंत्र को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका तल समतल होता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के कई गुण होते हैं। समतल दर्पण के गुण ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण के कई गुण हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी तथा सीधा बनता है, और समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। और यह ऊंचाई पर खड़े व्यक्ति का यह ऊंचाई मतलब कोई यह चीज माना ये मारकर ये ऊंचाई है तो इसका h/2 कर देंगे, समतल दर्पण बराबर निकल आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद आपका गोलीय दर्पण आता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। गोलीय दर्पण बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण दूसरा भाग इसका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी एक कांच के खोखले गोले को काट कर उसके आधा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तल पर चांदी का कलई कर देते हैं तथा दूसरे तल पर प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। इस घटना को प्रकाश का गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे मान लेते हैं एक कटे हुए गोला है, इसके यहाँ से काट देते हैं और इस पर चांदी का कलई कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते 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 हैं। पहला है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक दोस्तों,
अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण में होता है जो बाहर में इस तरह से होता है, ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण ये है। ठीक दोस्तों, तो आपके समझ में, मैं समझ रहा हूँ कि आता होगा आपके फुल समझ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, इसके बाद मैं अगला टॉपिक पार्श्व उत्क्रमण लेता हूँ। पार्श्व उत्क्रमण भी है इस टॉपिक में। पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं? अगर आप पार्श्व उत्क्रमण ठीक दोस्तों, पार्श्व उत्क्रमण, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते होंगे तो आपका जो बायां हिस्सा है वो दायां हिस्सा दिखेगा, दायां हिस्सा है जो बायां हिस्सा दिखेगा। ठीक, इस घटना को प्रकाश का पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण में कई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जो जिनमें प्रकाश पार्श्व उत्क्रमण का कोई नियम नहीं दिखता है, जैसे बी है, जेड है, यम है, आज कई ETC हैं। ठीक दोस्तों, तो इसी हेडिंग के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आपको फुल चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर पूरा समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर मैं अभी क्लास 11 का हूँ, अगर दोस्तों कुछ इसमें कमी रह गई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस कमी को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने को सोचूंगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें।